हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। जैसे कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, हम सबको पता है। और मॉक टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर हम 9 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके 25 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। चलो बाकी के आज करते हैं। फिर ये सारे क्वेश्चंस हो चुके थे हमारे। अब नेक्स्ट 26 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए। The question is, the physiological mechanism responsible for the flowering controlled by temperature is termed as। अब ऐसा मैकेनिज्म जिसमें क्या करते हैं, फ्लारिंग को कंट्रोल किया जाता है टेम्परेचर देके। अब वो किस में होता है? लोअर टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लारिंग अच्छे से होती है। इस चीज को हम बोल देते हैं वर्नेलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है वर्नेलाइजेशन। और नीचे रेफरेंस आप देख सकते हो कहां से मैंने बताया है, और इसके आगे पूरा लिखा है प्रमोटिंग फ्लारिंग विद कोल्ड। समझ रहे हो? अब इस फ्लारिंग को अगर हमें रोकना है, तब एक और प्रोसेस है डीवर्नेलाइजेशन। हम उल्टा कर सकते हैं, लोअर टेम्परेचर के एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स टेक्स पार्ट इन कैटालिटिक रिएक्शन। जब हम कैटालिटिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो कैटालिटिक रिएक्शन मतलब जिसमें कैटालिस्ट यूज होता है। अब वो कैटालिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को काफी इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब कैटालिस्ट कौन होते हैं? जनरली कैटालिस्ट जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, राइट? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स बहुत रेयरली होते हैं। और जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो भी बहुत कम कैटलिस्ट की तरह मतलब करते ही नहीं है। अब चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से बनाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिंक, मैग्नीज, पोटेशियम और फास्फोरस। ये तीनों फिर भी कर सकते हैं कुछ हद तक, बट अगर हम फास्फोरस की बात करें, तो फास्फोरस अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, और फास्फोरस कभी भी कैटलाइज नहीं करेगा। यहां फिर से नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, जिंक करता है, ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर। अब ये सारे अगर हम देखें तो ये सारे मेटल्स हैं, और ये सारे कैटलिस्ट भी हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को अगर वो 10 घंटे के लिए होनी है, तो ये क्या करेंगे, उसको 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। कैटलिस्ट का ये काम होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पर्पल कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। लीव्स में जो पर्पल कलर होता है वो क्यों है? अब अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल का हम सबको पता है, क्लोरोफिल क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर। क्लोरोफिल क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर। वहीं अगर हम बात करें एंथोसियानिन्स की, तो एंथोसियानिन्स क्या करते हैं, कुछ आपने लीव्स देखे होंगे, वो पर्पल कलर के होते हैं। स्टेम भी इवन कई प्लांट्स की पर्पल कलर की होती है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है? एंथोसियानिन्स की। अब कैरोटीनॉइड्स की बात करें, तो ये येलो और ऑरेंज कलर जो मिलता है वो किससे मिलता है? कैरोटीनॉइड से। जैसे पपाया हो गया, पपाया में येलो ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर होता है ना, ऑरेंज कलर टाइप, तो वो किससे मिलता है? कैरोटीनॉइड्स। वहीं अगर हम फाइकोबिलिन्स की बात करें, तो ये दो टाइप के होते हैं, फाइकोरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। फाइकोरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। अब फाइकोरिथ्रिन की बात करें तो ये रेड एल्गी में पाया जाता है, पर्पस क्लियर है, रेड कलर देगा। फाइकोसियानिन की बात करें तो ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं, तो ब्लू ग्रीन कलर कौन दे रहा है? फाइकोसियानिन, फाइकोरिथ्रिन। फाइकोबिलिन्स का पर्पस भी सही हो गया। अच्छा, ये मैंने गलती से इसको मार्क कर दिया, बट हमारा पर्पल कलर का पूछा गया था। क्वेश्चन किस पे था हमारे? पर्पल कलर का, बट एग्जाम में किसी पे भी आ सकता है। तो सारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, enzymes having different molecular structure and similar function are called। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज करना मतलब मैंने अभी बताया कि रिएक्शन के रेट को फास्ट करना, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैटालाइज करना। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो सेम रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं,
स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका सेम है, फंक्शन भी सेम है, मतलब सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं तो फंक्शन सेम है, बट क्या है उनमें अब चेंज कैसे, अगर एक एंजाइम पूरी तरह एक दूसरे के जैसा है तो उसको आइसो एंजाइम थोड़ी, उसको एंजाइम ही सेम वाला आ जाएगा वो, राइट। अब उसमें चेंज कहाँ है, अमाइनो एसिड्स के पैटर्न में चेंज है, अमाइनो एसिड्स थोड़े से आगे पीछे हुए कि वो एंजाइम चेंज हो जाएगा, बट हाँ स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है उनका। जो एंजाइम, मतलब मान लो एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो दूसरे वाला भी उसी को कर रहा है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोल देते हैं, आइसो एंजाइम्स। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। क्लियर, चलते हैं आगे। इंक्रीज इन साइज एक्सेस इज कॉल्ड, अच्छा साइज का इंक्रीज होना, अब साइज का इंक्रीज होना उसको क्या बोला जाता है, पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। सेल के नंबर में इंक्रीज आना। हाइपरट्रॉफी किसको बोलते हैं, सेल के साइज में इंक्रीज आना, तो सेल का साइज ही पूछा है तो क्या हुआ हमारा आंसर, हाइपरट्रॉफी। चलिए आगे, हाइफा ऑफ फंगस हैज, अच्छा अब हाइफा का काम वैसे क्या होता है, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इनटू होस्ट सेल। हाइफा का काम क्या है, पेनिट्रेशन इनटू होस्ट सेल, राइट। अब पेनिट्रेशन जब होस्ट सेल में होगी तो क्या होता है, ये कैसे करते हैं पेनिट्रेशन, तो एक पैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मान लो लीफ का सरफेस है, इस पे आगे पहले अटैच होंगे, ये हो गए अटैच हो गए, स्पोर्स फंजाई अटैच होगी पूरी। अब ये क्या करेगी, पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जो आगे जाके पेनिट्रेट कर जाएगा किसमें, होस्ट में, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, एप्रेसोरियम। इसी स्ट्रक्चर को हम एप्रेसोरियम बोल देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। डन। नेक्स्ट, पैथोजन एंटर थ्रू, पैथोजन को कुछ भी मतलब कहीं से भी रास्ता मिलेगा वो आ जाएगा, तो पैथोजन कहां से आ सकता है, एपिडर्मिस से आ सकता है, आउटर लेयर से आता है, बिल्कुल एपिडर्मिस के थ्रू आ सकता है। स्टोमेटा भी क्या है, पोर्स है, आ सकता है स्टोमेटा की। बट वुंड्स की अगर हम बात करें तो वुंड्स में पैथोजन का आना इजी हो जाता है, क्योंकि वो हमारी जगह अच्छे से अपना डिफेंस नहीं कर पाएगी, जख्मी है, तो वहां से आना पैथोजन के लिए काफी इजी हो जाएगा। और वुंड्स पे क्या होता है, अंदर वाली चीज एक्सपोज हो जाती है और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है जो डिफेंस कर रही थी वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, कई बार वो खराब हो जाती है, तभी तो जख्म होता है, अंदर वाला जो हिस्सा है वो एक्सपोज हो जाता है, राइट। तो सबसे ज्यादा कहां से खतरा है, वुंड से, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू द प्लांट वेट ऑफ द बॉडी इज, अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, पहले तो ये देखो, ये है सेल और ये है सेल की सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल को हटा दें और इनर वाले सब चीजों को रखें तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मतलब यहाँ प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, ये वाला सेल वॉल को हमने क्या किया, हटा दिया, प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, ये वाला। सही है, ठीक है, समझ आ गया, ये वाला हिस्सा सारा प्रोटोप्लाज्म है। ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल को माइनस कर दो, राइट। तो ये अब अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी किसकी बनी है, सेल की बनी है, तो प्रोटोप्लाज्म ही कितना करेगा, 75%। सही है ये, बिल्कुल। नेक्स्ट, अ फ्रूट इज हार्ड इन रॉ कंडीशन बट बिकम्स फ्लैशी एंड पल्पी अंडर व्हेन इट राइपन्स, दिस इज ड्यू टू। अब अगर बात करें हम, ये है हमारा सेल, ठीक है, और ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाहर क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सॉरी मैट्रिक्स कह रही हूं, मिडल लैमेला,
मिडल लैमेला प्रेजेंट है। प्राइमरी सेल वॉल के बाहर ये हमारा क्या है, मिडल लैमेला प्रेजेंट है। अब मिडल लैमेला क्या कर रहा है, मिडल लैमेला यहाँ पे एक सीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है जो बाकी नेबरिंग सेल्स को जोड़ता है। मिडल लैमेला एक्ट एज सीमेंट which joins the neighboring cells, right? अब मिडल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है जनरली, ठीक है। तो एक सेकेंड, उसके बाद अगर हम मिडल लैमेला की बात करें तो मिडल लैमेला क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पहले हार्ड होता है, कैल्शियम पैक्टेट का है तो हार्ड हो जाता है, फिर क्या होता है कि ये डिसॉल्व होना स्टार्ट कर जाता है जैसे जैसे फ्रूट पक जाता है, तो ये क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर देता है, और ताकि फ्रूट को ये पल्पी बना सके और फ्रूट सॉफ्ट बन जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला। फ्रूट हार्ड होता है रॉ कंडीशन में, मतलब जब कच्चा होता है तब हार्ड होता है, बट सॉफ्ट एंड पल्पी हो जाता है जब वो राइपन होता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, मिडल लैमेला, क्योंकि मिडल लैमेला क्या कर जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, the vessel elements of angiosperms differ from other elements of xylem in heavy। अच्छा, वेसल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनको क्या करना है, कंडक्शन करवानी है, एफिशिएंट कंडक्शन करवानी है, राइट, एफिशिएंट कंडक्शन करवानी है। अब एफिशिएंट कंडक्शन ये कैसे करवाएंगे, इनकी वॉल्स में क्या होगा, परफोरेशंस रहेंगी ताकि जो सोल्यूट है वो अपना आराम से निकल जाए, ठीक है, ताकि सोल्यूट का जो पैसेज है वो इजी हो जाए। तो इसीलिए जो वेसल एलिमेंट्स हैं एंजियोस्पर्म के, तो वो बाकी जाइलम के एलिमेंट से डिफर करते हैं, क्योंकि यहां से क्या पास होना है, सोल्यूट पास होना है। तो एंड टू एंड कंडक्शन हो, इसलिए क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोल देते हैं परफोरेशंस, मतलब एक और दूसरे सेल के बीच में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं परफोरेशंस, जो क्या हेल्प कर रहे हैं, इजी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो हमारा डी वाला हो जाता है। नेक्स्ट, पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट एडवर्सली अफेक्ट्स। अगर इन्वायरमेंट के पोल्यूशन की बात करें तो वो किस किस को अफेक्ट कर रहा है, बायोटिक कंपोनेंट में कौन आ गए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एबायोटिक में क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में जैसे वाटर बॉडीज आ गई, हवा आ गई, ठीक है, ये सारे किस पे आ गए, नॉन लिविंग। सॉइल आ गई। अब इन्होंने पूछा है कि अगर पोल्यूशन की बात करें तो वो किस किस को अफेक्ट कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे, जैसे वाटर बॉडीज खराब हुई, कोई वाटर बॉडीज में तेल गिर गया या कुछ भी प्लास्टिक आ गई, तो कितना सारा पानी खराब हो जाता है, वो पानी में पानी डिस्ट्रॉय हो जाता है टोटली। तो वाटर खराब होगा तो वाटर बॉडीज भी अफेक्ट होंगी, एक्वाटिक एनिमल्स अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। अब एयर में भी सेम चीज है, हवा में भी अगर हवा खराब हो रही है तो क्या होगा, हवा में रहने वाले लोग, अस्थमा, कितनी बीमारी हो रही है, तो दोनों को अफेक्ट कर रहा है, नॉन लिविंग एज वेल लिविंग को, तो बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, द सॉइल वाटर मोस्ट रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स इज। जब हम बात करते हैं सॉइल वाटर की, तो सॉइल में कौन सा पानी प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, जो सॉइल स्पेसिस में प्रेजेंट है, राइट। अब सॉइल स्पेसिस में कौन सा पानी प्रेजेंट है, कैपिलरी वाटर, जो प्लांट्स के लिए हमेशा अवेलेबल है। कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल, और 75% ऑफ कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट, सकुलेंट्स जीरोफाइट्स हैविंग फ्लैशी लीव्स आर कॉल्ड। ये प्लांट देख रहे हो, ठीक है, मैक्सिकन प्लांट भी बोला जाता है इसको, इसका जनरली नाम मैक्सिकन प्लांट भी है। अब इसकी लीव्स देख लो, फ्लैशी लग रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर स्टोर है। अगर इस प्लांट को पानी की कमी भी हो ना तब ये सरवाइव कर जाता है। और इस प्लांट
ये प्लांट कहाँ पाया जाता है? जीरोफिटिक कंडीशन, मतलब ड्राई कंडीशन में पानी के बिना सरवाइव करेगा, तो ड्राई कंडीशंस में हो जाएगा। ठीक है, इस शिवरिया एलिगेंस इसका नाम है। ड्राई कंडीशन में रह सकता है, मतलब जीरोफिटिक है, और इसीलिए क्योंकि पानी इसके लिए अवेलेबल नहीं है, ये क्या कर रहा है? पानी स्टोर करता है अपनी लीव्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी लीव्स में पानी स्टोर करता है। और इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम? मलैकोफिलस। जब जीरोफाइट्स अपनी लीव्स में पानी स्टोर करे ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज कर सके, फ्लैशी लीव्स बन जाए। क्लियर? टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उन इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? जैसे बात करें इडाफिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब इडाफिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सब आ जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सॉइल आ जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? इडाफिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या आ रहा है? सारा क्लाइमेट आ रहा है, वेदर कैसा है हमारा वो आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इडाफिक फैक्टर में मेनली क्या आता है? सॉइल आता है। ठीक है, सॉइल के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। बट अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या आता है? टेम्परेचर आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर पे क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है। राइट, टेम्परेचर पे क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है। अब हवा भी क्लाइमेट में ही आएगी, हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, तो ये जो इकोसिस्टम के दो फैक्टर है, क्लाइमेट में हवा वगैरह आ गई सब कुछ, और इडाफिक सॉइल आ गई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, इडाफिक एंड क्लाइमेटिक। राइट, चलते हैं आगे। अच्छा, क्लाइमेटिक में और भी लिख लो, सनलाइट भी आ सकता है, ह्यूमिडिटी भी आ जाती है, क्योंकि ये सारे हवा में प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें क्लाइमेट बहुत इफेक्ट होगा, सनलाइट तेज होगी, गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी हाई होगी, चिपचिप होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर प्रेजेंट। अच्छा, अब हमने ग्रास होपर, माउस, स्नेक, डियर, लायन, स्पैरो एंड होक, दीज फॉर्म। अब ये क्या बना रहे हैं? अच्छा, बना ही लेते हैं इसको। ग्रास होपर की बात कर लें, ये है ग्रास होपर। ग्रास होपर को किसने खाया? माउस ने खा लिया। ठीक है, माउस को किसने खाया? स्नेक ने खा लिया। ठीक है, उसके बाद स्नेक स्पैरो को भी खा लेता है। यहाँ पे क्या है? डियर है, डियर को किसने खाया? लाइन ने खा लिया। अब माउस को भी लाइन खा ही लेगा अगर पकड़ेगा तो। ठीक है, उसके बाद स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खा लिया। हॉक कोई चिड़िया भी हो उस पे भी अटैक कर देगा, तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। अगर डियर मर गया उसको भी खा लेगा हॉक, लाइन मरा हुआ होगा उसको भी खा लेगा, तो ये सारा क्या है? इंटरकनेक्टेड। तो इंटरकनेक्ट जब इंटरलिंकिंग हो जाए फूड चेन्स में तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फूड वेब। राइट, चलिए आगे। नेक्स्ट, द कॉमन सोर्स ऑफ आयोडीन इज। आयोडीन की बात करें हमारे लिए तो क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से पाया जाता है? समुद्र से। बट यहाँ पे बैक्टीरिया से सॉल्ट नहीं मिलेगा, फंजाई से नहीं मिलेगा, एक एल्गी है लेमिनेरिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेमिनेरिया एल्गी आयोडीन की बहुत अच्छी सोर्स है। ठीक है, तो कॉमन सोर्स ऑफ आयोडीन क्या हुई? एल्गी। क्लियर, चलते हैं आगे। और लेमिनेरिया क्या है? ब्राउन एल्गी भी है, ब्राउन एल्गी है, फेओफाइटा। चलिए, म्यूटेशंस विच रिजल्ट इन डिलीशन और एडिशन ऑफ बेसिस देयर बाय चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज। अब क्या हुआ? जो म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस क्या है? पहले तो
इनहेरिटेबल सडन चेंजेस, बचपन से सुनते आ रहे हैं एकदम से चेंज हो जाना, और वो चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन पास होना, राइट। अब इससे क्या होता है, म्यूटेशन से क्या होता है, या तो डिलीट हो जाएगा, मान लो ये सीक्वेंस चल रहा है, ATG कर लो, ATG CTG ये चल रहा है, म्यूटेशन हुई, ये चेंज हो गया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब कोडोन कैसे होता है, तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडोन बनता है। अब जब मान लो एक जी वाला डिलीट हो गया यहाँ से, तो ये कोडोन ही चेंज हो गया पूरा, डिलीशन हुई, कोडोन चेंज हो गया, ये वाला क्या ही रीड होगा, कुछ भी नहीं रीड होगा, ठीक है। AUG की बात करें तो ये मिथ्योनिन के लिए अगर कोड करता है, तो इसके बाद वाला अगर AUG में से G गायब कर दे तो ये मिथ्योनिन कोड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो मान लो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया, AUG होना था और C को ऐड कर दिया, एडिशन हो गया। अब यहां क्या हुआ, शिफ्ट कर जाएगा ये आगे, ये वाला G आगे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि आगे पूरा कोडोन है, कुछ भी रख लो। अब इस चीज को अगर डिलीट भी हुआ, चाहे डिलीट कर लो चाहे इंसर्ट कर लो, पूरा शिफ्ट कर जाएगा वो आगे, क्योंकि कोडोन आगे आगे होते जाएंगे। तो इस चीज को हम बोल देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस चीज के लिए एक नाम है, जब ऐसी म्यूटेशन होती हैं तो उनको बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट टाइप। क्लियर, जिसमें डिलीशन और इंसर्शन हो, और उससे क्या होगा, पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, per molecule of NADH2 oxidized during electron transport how many ATP are produced। अगर हम बात करें NADH2 की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो कितने ATP बनते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं। अगर वही हम FADH की बात करें तो एक FADH से 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज। अगर हम एनर्जी के पिरामिड की बात करें तो इस तरह से एनर्जी का पिरामिड है। एनर्जी हमने देखा है, एनर्जी क्या होती है, 10% ही पास होती है अगले वाले में, ठीक है। मान लो इसके पास 100% है, तो यहाँ 10 ही गई, यहाँ 1 जाएगी, यहाँ 0.1 और यहाँ 0.001, इस तरह से 10% एनर्जी ही पास होगी। तो ये कम होता जाएगा, चाहे कोई भी इकोसिस्टम है उसमें हमेशा ऐसा ही होगा। तो अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम की लगा लो, किसी भी इकोसिस्टम की लगा लो, तो वो पिरामिड कैसा रहेगा, हमेशा उल्टा रहेगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा चलो एक एग्जांपल देते हूँ। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं यू प्लैंक्टन को खा रही है फिशेस को खा रही है पाइसिवोरस फिशेस। अब एनर्जी कितनी जा रही है इनमें, 10% ही जाएगी जितनी पिछले में होगी, और ये एनर्जी कम होती जा रही है। तो इसलिए ग्राफ कैसा, हमारा पिरामिड कैसा है, अपराइट, हमेशा ही अपराइट होता है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, चाहे वो किसी भी इकोसिस्टम की हम बात करें। नेक्स्ट, द क्रोमोसोम ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इज नोन एज। बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, एक तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए ऐसे ही सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में, और नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और इसी को क्या बोला जाता है फिर, जब ये न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा रहता है तो इसी को हम बोल देते हैं जीनोफोर। इसके लिए नाम है जीनोफोर, इसी न्यूक्लियोइड भी है, जीनोफोर भी है।
दोनों नाम इसी के। क्लियर, चलते हैं आगे। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व इन। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किसमें होता है, ये हमारा बात करें अगर हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, मतलब क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाते हैं और इनको ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे पहुंच गए। और यहाँ पे एक मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट इसको बोलते हैं जब ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और यही ऑब्जर्व करने के लिए सबसे सही टाइम होता है, सबसे सही से दिखते हैं क्रोमोसोम्स क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेट दिख रही होती है। क्लियर। एनाफेज में तो ये अगर प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में तो अभी आई होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है, तो एनाफेज इसके बाद वाली स्टेज की बात करें तो एनाफेज में ये वापिस पोल्स की तरफ चल जाते हैं, इस तरह से पोल्स की तरफ, और यहां से डिवीजन हो जाएगी सेल की। क्लियर, तो हमारा आंसर हो गया मेटाफेज। नेक्स्ट, viroids, the smallest known infectious agents, have which of the following characters? वायरोइड्स की बात करें तो वायरोइड्स में क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये इन्फेक्ट किसको करते हैं, प्लांट्स को, और प्रोटीन कोट इनमें एब्सेंट रहती है, प्रोटीन कोट इज एब्सेंट इन देम। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस पे अटैक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे। क्लियर, चलते हैं। The proteinaceous subunit forming the capsid are called। अगर हम बात करें प्रोटीनेशियस यूनिट फॉर्मिंग द कैप्सिड, कैप्सिड क्या है, आउटर लेयर है, इस तरह से प्रोटीनेशियस लेयर है, इसमें छोटे छोटे प्रोटीन्स के बने होते हैं जो वायरस के मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को बचा के रखते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, कैप्सोमेयर। प्रोटीन की यूनिट्स होती है, प्रोटीन से ही बने होते हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं, कैप्सोमेयर। ठीक है, प्रोटीन कोट भी बोलते हैं कैप्सोमेयर, बट इसको ये जो सब यूनिट है इनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। प्रोटीन कोट इसको पूरी को बोल देते हैं कि प्रोटीन कोट एक होती है। क्लियर। नेक्स्ट, बैक्टीरियल वायरसेस आर कॉल्ड माइकोफाजिन। माइको वर्ड आ गया, माइको मतलब फंजाई, किस पे अटैक कर रहे हैं, फंजाई पे अटैक कर रहे हैं, राइट। साइनोफाजिस, साइनोफाजिस मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया पे अटैक हो रहा है, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियोफाजिस यहां से भी पता चल रहा है, बैक्टीरिया पे जिसका अटैक हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो हमारी ऑप्शन कौन सी है यहाँ पे, सी वाली सही हो जाती है। क्लियर। चलिए फिर लास्ट मॉक टेस्ट हमारा रह गया है, फिर लास्ट मॉक टेस्ट की हम बात करेंगे। थैंक यू।